हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था क्लास 8th के चैप्टर 11 का पार्ट 1 और आज हम करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2। तो देखते हैं। 11.2 टॉपिक है हाउ डिड कैलेंडर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि कैलेंडर का अस्तित्व कैसे हुआ। We have learned earlier that when viewed from the earth, the sun appears to rise in the eastward direction, set in the westward direction every day and rise again the next day। कि हमने पहले ही सीखा है कि जब पृथ्वी से हम देखते हैं तो सूरज हमें डेली कौन सी डायरेक्शन से उगता हुआ दिखाई देता है, पूरब दिशा में, ठीक है। और अस्त, ठीक है, सेट किस डायरेक्शन में होता है, पश्चिम दिशा दिशा में होता है। और अगले दिन फिर वो क्या करता है, राइज करता है, उगता है। दिस apparent periodic motion of the sun seen by us is primarily due to the rotation of the earth around its own axis। सूर्य की जो ये पीरियडिक मोशन है जो हमें दिखाई देती है, मेनली ये किसकी वजह से, पृथ्वी के अपने एक्सिस पर घूमने के कारण होती है। दिस नेचुरल साइकिल ऑफ द सन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज द फाउंडेशन ऑफ द डे यूनिट टू मेजर टाइम। और ये जो नेचुरल सी हमने कहा ना कि जो नेचुरल साइकिल है सन का, जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है, ये फाउंडेशन है, मतलब यही आधार है। किसका आधार है, दिन का आधार है, जो टाइम को मेजर करने की क्या है, एक यूनिट है। The average time that the sun takes to go from its highest position in the sky on one day to the highest position in the sky the next day is 24 hours and is called the mean solar day। क्या कह रहा है, सूर्य को एक दिन आसमान में अपनी हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचने से और अगले दिन उसी पोजीशन तक पहुंचने में एवरेज 24 घंटे लगते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, मीन सोलर डे, यानी औसत सौर दिवस कहते हैं। द हाइएस्ट पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई कैन बी फाउंड बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द शेडोज कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे। अब देखो क्या कह रहा है कि जो शेडो है, ठीक है, क्या कह रहा है वो, कि जो दिन के टाइम पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी शेडो को बनाता है, ठीक है, तो शेडो की लंबाई माप के हम आसमान में सूरज की हाईएस्ट पोजीशन को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। द शेडो इज शॉर्टेस्ट व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। और जब सूरज आसमान में अपनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन पर होता है, तब जो शेडो होती है, छाया होती है, वो सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 11.3 लेट अस मेजर अ डे। आइए एक दिन को मापें। फाइंड अ स्मॉल फ्लैट एरिया इन अ ग्राउंड विच रिसीव सनलाइट ड्यूरिंग द डे। फिक्स अ 1 मीटर स्टिक वर्टिकली इन इट एज शोन इन फिगर 11.7। अब देखो क्या करना है, ग्राउंड में एक छोटा सा फ्लैट एरिया आपको फाइंड आउट करना है जहां दिन में सूरज की लाइट आती हो, ठीक है। और जैसा कि फिगर 11.7 में हमें दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 1 मीटर लंबी सीधी क्या लेनी है, छड़ लेनी है, ठीक है। फिक्स करना आपने उस छड़ को। स्टार्ट ऑब्जर्विंग एट 11 AM एवरी मिनट मार्क अ डॉट ऑन द ग्राउंड एट द टिप ऑफ द स्टिक शेडो। अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, सुबह के 11 बजे से शुरू करना है और हर मिनट जो आपने छड़ी ली है, ठीक है, जो भी आपने स्टिक ली है, उसकी जो शेडो के टिप पर, ठीक है, शेडो के टिप पर जमीन पर एक डॉट बनाते जाना है। कीप मार्किंग डॉट्स अंटिल अराउंड 1:10 PM। और ये लगभग 1:10 तक, दोपहर तक आपने ये करते रहे। आइडेंटिफाई व्हेन द शेडो वाज शॉर्टेस्ट एंड फाइंड आउट इट्स टाइम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डॉट्स। पहचाने की छाया कब सबसे छोटी थी और जो डॉट्स हैं उनकी संख्या को गिनकर हमें उसके क्या करना है, उसके टाइम को करना है, पता करना है, ठीक है। Record this time in table 11.2. Repeat this exercise for the next few days। अब ये 11.2 में आपने इस जो रिकॉर्ड है आपके,
इस टाइम का उसको टेबल 11.2 में रिकॉर्ड करना है और अगले कुछ दिनों तक इस एक्टिविटी को, ठीक है, इस एक्सरसाइज को आपने क्या करना है, रिपीट करना है। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द सोलर डे बाय फाइंडिंग अ डिफरेंस इन टाइम ऑन टू कंसेक्यूटिव डेज एज शोन इन टेबल 11.1। और जैसे कि टेबल 11.1 में दिखाए अनुसार दो कॉन्जिक्यूटिव डेज, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव डेज के टाइम के जो डिफरेंस से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं सोलर डे को। ठीक है, सोलर डे की का जो टाइम पीरियड है, उसका जो ड्यूरेशन है, उसको ज्ञात करें। अब देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टेबल 11.2 फाइंडिंग द ड्यूरेशन ऑफ अ सोलर डे, कि हमें क्या करना है, एक जो हमारा सोलर डे है, ठीक है, उसका हमें क्या करना है, ड्यूरेशन को करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ अभी कि 12 मार्च 2025 में, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट शैडो का दिया हुआ टाइमिंग 12:20। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है ड्यूरेशन ऑफ डे राइट करना है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या है कि 24, 25, 26 जितने भी दिन आप उस एक्टिविटी को क्या करेंगे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डे, इज इट नियरली इक्वल टू 24 आवर्स। दिन की जो औसत अवधि ज्ञात कीजिए, यानी एवरेज ड्यूरेशन को आपको फाइंड आउट करना है, क्या ये लगभग 24 घंटे के बराबर है। The phases of the moon give us another natural cycle with the duration that is longer than a day. जो मून की फेसेस हैं वो हमें एक और नेचुरल साइकिल देती है जिसकी ड्यूरेशन एक दिन से ज्यादा होती है। द मून टेक्स अबाउट 29.5 days, नियरली अ मंथ, टू साइकिल थ्रू ऑल इट्स फेसेस। कि जो, ठीक है, क्या कह रहा है, जो मून है वो कम से कम क्या है, अपने सभी फेसेस को पूरा करने में लगभग 29 का टाइम लेता है, जो लगभग एक महीना होता है। द साइकिल ऑफ द फेसेस ऑफ द मून इज द बेसिस फॉर अ मंथ, अनदर यूनिट टू मेजर टाइम। और जो ये साइकिल है, किसका साइकिल है, मून के फेसेस का, ये ही बेस है, आधार है ये मंथ का। ठीक है, और ये अनदर यूनिट है जिससे कि हम टाइम को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। The next larger unit to measure time is related to the natural cycle of season। और जो दूसरा जो नेचुरल हमारे पास नेक्स्ट जो टाइम को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या है आपका, वो है आपका सीजन्स के नेचुरल साइकिल से रिलेटेड है। डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड टेक्स नियरली 365 and the quarter days to complete one revolution around the sun। अब देखो क्या कह रहा है, कि आपको याद है कि आपने पहले ये सीखा था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है और एक रेवोल्यूशन को, एक परिक्रमा को पूरे करने में लगभग 365 और एक चौथाई, 1/4, ठीक है, 1/4 टाइम लेती है। The earth undergoes one cycle of seasons during this time which can be used to define a solar year। और जो इस टाइम के दौरान पृथ्वी एक सीजन का साइकिल पूरा करती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम सोलर ईयर, ठीक है, सोलर ईयर डिफाइन करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 11.2.1 lunar calendars। In ancient time, people have noticed that during one cycle of seasons, one can fit nearly 12 cycles of the phases of the moon, that is 12 lunar months। कि जो पहले टाइम में लोगों ने देखा कि एक जो सीजन है, ठीक है, एक सीजन साइकिल में जो चंद्रमा की, चांद की लगभग 12 फेसेस के जो साइकिल है उसमें समा सकते हैं। This is how lunar calendars come into being with the day as the shortest unit, a month of nearly 29.5 days and a lunar year consisting of 12 lunar months। अब देखो क्या कह रहा है, इसी तरह जो लूनर कैलेंडर्स यानी चंद्र कैलेंडर अस्तित्व में आए, दिन सबसे छोटी यूनिट, लगभग 29.5 दिन का एक महीना और 12 चंद्र महीनों का एक चंद्र वर्ष। The phases of the moon thus gave an easy and a perfectly sound way to track the passage of time। इस तरह
जो मून की फेसेस ने टाइम के बीतने को ट्रैक करने का एक आसान और बिल्कुल सही तरीका प्रदान किया। However, in a lunar calendar, the seasons do not remain synchronized to the same lunar months in a successive lunar years. इस तरीके से चंद्र कैलेंडर में सीजन लगातार जो चंद्र वर्षों में समान चंद्र महीनों के साथ तालमेल में नहीं रहती। The reason is that the seasons repeat in approximately 365 days while the lunar year is 354 days long. और रीजन क्या है कि जो सीजन है लगभग 365 दिन में दोहराती है, जबकि जो ये चंद्र वर्ष है लूनर ईयर है ये 354 दिनों का होता है। ठीक है, आगे है हमारे पास 11.2.2 solar calendars. It was important to know the arrival of seasons for agricultural purposes. कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, क्या जानना बहुत ही जरूरी है कि कृषि कार्यों के लिए जो सीजन्स के आगमन को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। दिस नीड फॉर अ ईयर टू synchronize with seasons led to the creation of solar calendars. ऋतुओं के साथ साल को मेल करने की जरूरत ने सौर कैलेंडर मतलब सोलर कैलेंडर के निर्माण को जन्म दिया। द ग्रेगोरियन कैलेंडर वाइडली यूज टुडे इज अ सोलर कैलेंडर। और जो आजकल ग्रेगोरियन कैलेंडर जो व्यापक रूप में यूज किया जाता है वो एक सौर कैलेंडर है। द मंथ्स इन अ सोलर कैलेंडर्स आर एडजस्टेड टू एड अप टू 365 डेज। और सौर कैलेंडर में महीनों को इस तरीके से हम एडजस्ट किया जाता है कि वो टोटल मिलाकर 365 दिन बने। दैट इज वाई इन ग्रिगोरियन कैलेंडर सम मंथ्स हैव 30 डेज, अदर्स 31 एंड फेब्रुअरी हैज ओनली 28 डेज। और इसी कारण ग्रिगोरियन कैलेंडर में कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, ठीक है, कुछ में 31 और फरवरी में तो केवल 28 दिन होते हैं। On top of the 365 days, the Earth takes nearly an extra quarter of a day to complete one revolution around the Sun. और 365 दिनों के अलावा जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा यानी एक रेवोल्यूशन पूरी करने में लगभग एक एक्स्ट्रा क्वार्टर यानी एक चौथाई दिन लेता है। These extra hours add up to approximately 1 day every 4 years. और ये जो एक्स्ट्रा घंटे हैं ना हर 4 सालों में लगभग एक दिन के बराबर हो जाते हैं। To adjust for these, solar calendars add an extra day every 4 years using the concept of a leap year. और इससे एडजस्ट करने के लिए जो सौर कैलेंडर है, ठीक है, जो सोलर, ठीक है, सोलर को सौर कहते हैं, तो इसे एडजस्ट करने के लिए जो सोलर कैलेंडर हर 4 सालों में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर इफ अ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन एन एक्स्ट्रा लीप डे इज एडेड। और ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगर कोई साल, ठीक है, कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा लीप डे जोड़ा जाता है। सो इन अ लीप ईयर, इसलिए लीप ईयर में फेब्रुअरी हैज 29 डेज, फरवरी में 29 दिन होते हैं, विच कीप्स द कैलेंडर वेल सिंक्रोनाइज्ड विद द सीजन्स, जिससे कैलेंडर सीजन के साथ सही मेल में रहता है। नेक्स्ट है अ स्टेप फर्दर, एक कदम आगे। तो देखते हैं अब इसमें क्या है। The Earth takes slightly less time than 365 and a quarter day to go from one spring equinox to the next spring equinox. कि जो पृथ्वी है एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स से अगले, ठीक है, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स से अगले स्प्रिंग इक्विनॉक्स तक पहुंचने में 365, ठीक है, और एक चौथाई दिन से थोड़ा कम समय लेती है। Adding a day every 4 years help to synchronize with the seasons, but it actually adds a little too much over time. अब देखो क्या कह रहा है, हर 4 साल में एक दिन जोड़ना सीजन के साथ तालमेल में एडजस्टमेंट में मदद करता है, लेकिन ये रियल में थोड़ा अधिक समय जोड़ देता है। ठीक है, टू फिक्स दिस ईयर। अब देखो क्या कह रहा है कि टू फिक्स
These leap year are skipped every 100 years. लाइक इन 700, 1800 एंड 1900। तो टू फिक्स दिस, इसको फिक्स करने के लिए लीप ईयर को क्या किया जाता है, हर 100 साल में लीप ईयर को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, जैसे 1700, 1800 और 1900 में। बट skipping all of them would make the calendar lag slightly behind। बट क्या कह रहा है वो कि लेकिन सभी को छोड़ देने से कैलेंडर थोड़ा पीछे रह जाएगा। So every 400 years a leap year is again added back like in 1600 and 2000। इसलिए हर 400 साल में एक बार फिर लीप ईयर जोड़ा जाता है, जैसे 1600 और 2000 में। These careful corrections keep the calendar closely matched with the seasons over long periods of time। और ये जो केयरफुल करेक्शन है कैलेंडर को लंबे टाइम तक सीजन के साथ सही एडजस्टमेंट में बनाए रखते हैं। अ स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे। एज वी लर्नड अर्लियर, सीजन्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन एंड इट्स मूवमेंट फ्रॉम द स्प्रिंग एक्विनॉक्स टू विंटर एक्विनॉक्स एंड बैक। जैसा कि हमने पहले सीखा, सीजन पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर रेवोल्यूशन और स्प्रिंग एक्विनॉक्स से, ठीक है, ठीक है, स्प्रिंग एक्विनॉक्स से विंटर एक्विनॉक्स तक फिर वापस गति के कारण होता है। द टाइम बिटवीन सक्सेसिव स्प्रिंग एक्विनॉक्सेस इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल ईयर। और जो दो लगातार स्प्रिंग एक्विनॉक्सेस हैं जो, ठीक है, इनके बीच का जो टाइम है उसे हम क्या कह देते हैं, ट्रॉपिकल ईयर, जिसे हम बोल देते हैं उष्णकटिबंधीय वर्ष बोल देते हैं। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर इज बेस्ड अपॉन ट्रॉपिकल ईयर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो ट्रॉपिकल ईयर पर ही बेस है। वी हैव ऑल्सो लर्न अर्लियर दैट द स्टार्स दैट राइज एट सनसेट चेंज थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू द अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। कि हमने पहले ये भी सीखा है कि सूर्यास्त के समय जो तारे राइज होते हैं वो पूरे साल में बदलते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर द सेम स्टार्स टू राइज अगेन एट सनसेट इज कॉल्ड द sidereal year and it can also be used to define a solar calendar। कि जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन है उसके उगने के लिए, किसके, देखो क्या कह रहा है ये कि उसी तारों के दोबारा से सूर्यास्त के समय उगने के लिए जरूरी जो टाइम है उसको हम क्या कहते हैं, नाक्षत्रिक वर्ष। ठीक है, यानी साइडेरियल ईयर कहते हैं उसे हम। ठीक है, और इसका यूज हम कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए, किसको डिफाइन करने के लिए, सोलर कैलेंडर को। द साइडेरियल ईयर इज लॉन्गर देन द ट्रॉपिकल ईयर। जो साइडेरियल ईयर है वो लंबे होते हैं किसकी बजाय, ट्रॉपिकल ईयर की बजाय, बाय अ मेयर 20 मिनट एंड सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, इसलिए वो लंबा टाइम लेते हैं। बिफोर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू कैलेंडर्स बिकम नोटिसेबल। ठीक है, तो वो लंबा टाइम लेते हैं किससे पहले, जो डिफरेंस होता है दो कैलेंडर्स के बीच में भी, जब तक वो उसको वो नोटिसेबल बन जाए। इन मॉडर्न टाइम्स, आजकल के मॉडर्न टाइम में एस्ट्रोनॉमर्स यूज द साइडेरियल ईयर। आजकल के मॉडर्न टाइम में जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ठीक है, वो किसका यूज कर रहे हैं, साइडेरियल ईयर का यूज कर रहे हैं टू कीप ट्रैक ऑफ द अर्थ पोजीशन, ताकि वो ट्रैक कर सके पृथ्वी की पोजीशन को इन इट्स ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट में अराउंड द सन। ठीक है, सन के चारों ओर। नेक्स्ट है हमारे पास आवर साइंटिफिक हेरिटेज। For thousands of years, people, including those in India, have been observing the sky and developing calendars। कि हजारों सालों से लोग, जिनमें इंडियन भी शामिल है, वो किसका, स्काई का, आसमान को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कैलेंडर को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। People in ancient times didn't know that Earth revolves around the sun and lit modern instruments। पीपल थे, जो लोग थे पहले टाइम के, वो ये नहीं जानते थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और उनके पास जो मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे। येट
Through years of careful sky observations, they notice patterns and cycles in natural events. फिर भी सालों तक सावधानी पूर्वक, ठीक है, जो आसमान का ऑब्जर्वेशन करने से उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक घटनाओं नेचुरल इवेंट्स में जो पैटर्न और साइकिल्स को पहचाना. Hence, they could determine the length of the year was approximately 365 days, allowing them to create calendars. इस तरह से वो क्या है डिटरमाइन कर सके कि साल की लंबाई लगभग 365 दिन होती है, जिससे उन्होंने कैलेंडर बनाना पॉसिबल किया. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, केयरफुल ऑब्जर्वेशन रिवील्स दैट द सन डजंट ऑलवेज राइज एग्जैक्टली इन द ईस्ट. उदाहरण के लिए, सावधानी पूर्वक अगर हम बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसे पता चलता है कि सूरज हमेशा ठीक पूर्व दिशा में नहीं उगता. इन समर गर्मियों में इट राइज अ लिटिल नॉर्थवर्ड ऑफ ईस्ट एंड इन विंटर अ लिटिल साउथवर्ड ऑफ ईस्ट. गर्मी में ये पूरब दिशा से थोड़ा उत्तर की ओर उगता है और सर्दियों में थोड़ा दक्षिण की ओर. These extremes happen on the solstices around June 21 and December 21 each year. ये एक्सट्रीम जो ऐसी स्थिति है वो हर साल लगभग 21 जून और 21 दिसंबर को होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सोल्स्टिसेस कहते हैं, यानी संक्रांतियां कहते हैं. ठीक है. The sun's apparent northward movement from December to June is called उत्तरायण. ठीक है. अब देखो क्या कह रहा है, दिसंबर से जून तक सूरज की जो इस तरीके से अपरेंट जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर, तो उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, उत्तरायण कहते हैं. एंड इट्स अपरेंट साउथवर्ड मूवमेंट फ्रॉम जून टू दिसंबर इज कॉल्ड दक्षिणायन. और जून से दिसंबर तक इसकी जो साउथ डायरेक्शन की ओर मूवमेंट होती है उसको हम दक्षिणायन कहते हैं. दिस साइकिल रिपीट्स एवरी ईयर. ये साइकिल हर साल रिपीट होती है एंड इज क्लोजली लिंक टू द चेंजिंग सीजन. ये साइकिल हर साल रिपीट होगा और सीजन के चेंजेस से काफी बहुत ज्यादा डीपली क्लोजली उससे क्या है, ये लिंक है. द तो अब देखो क्या कह रहा है, उससे बहुत ही ज्यादा क्या है, उससे वो लिंक है. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास द तैत्तिरीय संहिता रिकॉर्ड्स इन द वर्स 6.5.3. ठीक है. और क्या कह रहा है कि इसे तैत्तिरीय संहिता में इसको रिकॉर्ड किया गया है 6.5.3 सूक्त में, वर्स में. Thus, the sun moves southward for 6 months and northwards for 6 months. इस तरह सूरज 6 महीने साउथ की और 6 महीने उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चलता है. In the past, the equinoxes and solstices were also tracked by identifying the stars that rose at sunset. अतीत में, पास्ट में क्या होता था, जो एक्विनॉक्सिस हैं और सोल्स्टिसेस थी वो भी सूर्यास्त के टाइम उगने वाले तारों की पहचान से ही उनको आइडेंटिफाई किया जाता था. एंशंट इंडियन टेक्स्ट लाइक द सूर्य संहिता, सूर्य सिद्धांत noted that the pattern of stars Capricorn called Makar in India would be in the background of the sun around the winter solstice during those ancient times. तो देखो क्या कह रहा है कि जो हमारे पुराने भारतीय ग्रंथ हैं जैसे सूर्य सिद्धांत, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है कि उन दिनों जो विंटर सोल्स्टिस थी, शीतकालीन संक्रांति, उसके टाइम जो सूरज की पृष्ठभूमि में मकर राशि, ठीक है, मकर लिखा है ना, जिसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मकर राशि स्थित होती थी. आगे देखिए यहाँ पे संस्कृत में लाइनिंग दी गई है, अब इसका ट्रांसलेशन किया है. फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द सन्स एंट्रेंस इनटू द कॉन्स्टिलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न 6 मंथ मेक अप इट्स नॉर्थवर्ड प्रोग्रेस उत्तरायण. सो likewise from the moment of entrance into the constellation of Cancer 6 months are its southward progress दक्षिणायन. इसका मतलब क्या है कि जब सूरज मकर राशि में एंटर करता है तो अगले 6 महीने उसका नॉर्थ की ओर जो मूवमेंट होगी उसको हम उत्तरायण कहते हैं. और इसी तरह जब सूरज कर्क राशि में प्रवेश करता है, ठीक है,
तो अगले 6 महीने उसका जो साउथ की ओर मूवमेंट होता है उसको दक्षिणायन कहते हैं। ओवर द years different types of calendars have evolved based on specific needs। सालों में अलग अलग जरूरतों के अकॉर्डिंग कई तरह के कैलेंडर क्या हुए थे, डेवलप हुए हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड भी, जैसी जिनकी जैसी जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग। नीड ऑफ these calendars are used in different parts of India to track time and celebrating festivals। इनमें से तो कई कैलेंडर भारत के अलग अलग पार्ट में टाइम को जानने के लिए और त्योहार मनाने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है 11.2.3 लूनी सोलर कैलेंडर्स, यानी चांद्र सौर कैलेंडर। देयर इज अनदर काइंड ऑफ कैलेंडर विच primarily uses the moon's phases for counting days and months but also make adjustments to stay in sync with the cycle of season। कि एक और अनदर काइंड का कैलेंडर है जो मुख्य रूप से चंद्रमा के फेसेस, ठीक है, मून के फेसेस का यूज दिनों और महीनों को काउंट करने के लिए करता है, लेकिन जो सीजन साइकिल है उसके साथ मेल बनाए रखने के लिए एडजस्टमेंट भी करता है। द 12 lunar months add up to 354 days and thus fall short by nearly 11 days compared to the solar year। जो 12 लूनर मंथ है यानी 12 चांद्र महीने मिलकर मिलकर टोटल 354 दिन बनाते हैं, जो हमारा सोलर ईयर से लगभग 11 दिन कम होता है। Thus, every 2-3 years, the accumulated difference becomes close to a full month। इसलिए हर दो तीन सालों में क्या होता है, हर 2-3 सालों में जो डिफरेंस होता है वो लगभग एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है therefore every few years an extra month called अधिका अधिक मासा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि और इंटर कैलेंडर मंथ इज एडेड टू द ईयर इन सम कैलेंडर्स। इसीलिए हर कुछ सालों में कुछ कैलेंडरों में सालों में एक एक्स्ट्रा महीना जिसे हम अधिक मास या इंटर कैलेंडर मंथ यानी अंतर्वर्ती महीना कहा जाता है उसे जोड़ा जाता है। दिस कीप्स द सोलर ईयर एंड द लूनर साइकिल इन स्टेप। और ये क्या करता है, सौर वर्ष यानी कि सोलर ईयर और जो लूनर साइकिल है उसको उसमें क्या करता है, तालमेल बना रहता है। सच कैलेंडर्स आर कॉल्ड लूनी सोलर कैलेंडर। और ऐसे कैलेंडर को हम लूनी सोलर कैलेंडर यानी चांद्र सौर कैलेंडर कहा जाता है। They combine elements from both the solar and the lunar calendars and are used in many parts of India। ये कैलेंडर जो दोनों के दोनों सोलर और लूनर, ठीक है, दोनों कैलेंडरों के एलिमेंट को मिलाते हैं और भारत के कई पार्ट्स में यूज किए जाते हैं। एवर हर्ड ऑफ, यू मे हैव हर्ड ऑफ द नेम्स और सिमिलर साउंडिंग्स नेम ऑफ द मंथ्स इन वेरियस इंडियन लूनी सोलर कैलेंडर्स। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि आपने शायद भारतीय जो ये हमारा कैलेंडर है इंडियन लूनी सोलर कैलेंडर के महीनों के नाम या उनसे मिलते जुलते नाम तो सुने ही होंगे, है ना। तो कौन कौन से महीने हैं, चैत्र हो गया, वैशाख हो गया, ठीक है, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़ हो गया, श्रावण हो गया, भाद्रपद हो गया, आश्विन हो गया, कार्तिक हो गया, मार्गशीर्ष हो गया। ठीक है, ये इसको अग्रहायण कहते हैं, पौष हो गया, माघ हो गया और फाल्गुन हो गया। ठीक है, तो सभी मंथ हमने देखो कैलेंडर में देखा भी है ना, लिखे होते हैं नेम से भी। In some communities, the new month starts on the first day after the new moon and end of the day of the new moon। कुछ कम्युनिटीज में तो नया महीना अमावस्या के अगले दिन से शुरू होता है और अगली अमावस्या के दिन खत्म होता है। ऐसे सच कैलेंडर्स आर कॉल्ड अमांत। ऐसे कैलेंडर्स को अमांत कहा जाता है। In others, the start of the new moon corresponds to the day after the full moon and the month ends on the full moon। और दूसरी कम्युनिटी में जो नया महीना है पूर्णिमा के अगले दिन शुरू होता है और अगली पूर्णिमा को खत्म हो जाता है।
सच कैलेंडर्स आर कॉल्ड पूर्णिमांत, और ऐसे कैलेंडर्स को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमांत कहते हैं। ठीक है, पूर्णिमांत कहा जाएगा ऐसे कैलेंडर्स को। 11.2.4 द इंडियन नेशनल कैलेंडर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर by the government of India is used along with Gregorian calendar for multiple official purposes, कि भारत सरकार द्वारा अपनाया गया एक राष्ट्रीय कैलेंडर, ठीक है, जो क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसका हम बहुत से ऑफिशियल पर्पसेस के लिए क्या इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जैसे ये कैलेंडर इन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, इंडियन नेशनल कैलेंडर है ये। इट इज अ सोलर कैलेंडर, ये क्या है? एक सोलर कैलेंडर है, कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज इन अ ईयर, जिसमें कि एक साल में 365 दिन होते हैं। द ईयर बिगिंस ऑन 22 मार्च, साल है 22 मार्च को शुरू होता है, विच इज द डे आफ्टर द स्प्रिंग एक्विनोक्स, जो कि दिन है स्प्रिंग एक्विनोक्स के बाद का। Unlike the Gregorian calendar, months in the Indian national calendars have either 30 or 31 days. अनलाइक ग्रेगोरियन कैलेंडर्स, जो महीने हैं इंडियन नेशनल कैलेंडर में, उसमें या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। द नेम्स ऑफ दिस मंथ्स वर टेकन फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर्स, और जो नेम है इनके महीनों के, उनको लिए जाते थे कैसे? किससे लिए जाते थे? ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर्स के हिसाब से। इन अ रेगुलर ईयर में जो सेकेंड टू 6 मंथ्स हैव 31 डेज, जो दूसरे से छठे महीने तक दिन होते थे उसमें 31, एंड द रेस्ट हैव 30 डेज, और उसके बाद जितने भी मंथ बचे ना उनमें 30 डेज होते थे। द लीप ईयर्स आर मैच टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर बाय एडिंग अ डे टू चैत्र, और जो लीप ईयर है वो मैच होता था किसे? ग्रेगोरियन कैलेंडर से, अगर हम ऐड कर देते थे, एडिंग अ डे, एक डे को ऐड कर देते थे चैत्र में, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर के फर्स्ट मंथ में। इन सच ईयर्स, इन सालों में जो न्यू ईयर शुरू होता था वो 21 मार्च को ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो न्यू ईयर होता था वो कब होता था? 21 मार्च को। ठीक है, वैसे तो जैसे अब हम 1 जैन को करते हैं ना, वैसे 24 मार्च को होता है, अगर हम अपने आगे इंडियन नेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो। नेक्स्ट है हमारे पास एवर हर्ड ऑफ। In 1952, the Government of India set up a calendar reform committee CRC to examine all existing calendars which were being followed in the country at that time and to recommend an accurate and uniform calendar for the whole of India. कि 1952 में भारत सरकार ने एक कैलेंडर सुधार समिति सीआरसी की स्थापना की, ताकि उस टाइम देश में यूज किए जा रहे सभी ना कैलेंडरों की जांच की जा सके और पूरे भारत के लिए एक एक्यूरेट और यूनिफॉर्म एक रूप कैलेंडर की सिफारिश की जा सके। द सीआरसी रिकमेंडेड यूनिफाइड national calendar was adopted for use with effect from 21 March 1956 CE, that is 1 चैत्र 1878 साका। तो देखो क्या कह रहा है कि जो सीआरसी है उसने क्या रिकमेंड किया? उसने क्या रिकमेंड किया कि पूरे भारत के लिए यूनिफाइड नेशनल कैलेंडर यानी एकीकृत राष्ट्रीय कैलेंडर की सिफारिश की, और सीआरसी को 21 मार्च 1956 ईस्वी से लागू किया गया। ठीक है, और अगर हम शाका के इसमें देखें तो 1 चैत्र 1878 को। द इंडियन नेशनल कैलेंडर फॉलोज द जनरल प्रिंसिपल एज दैट ऑफ द सूर्य सिद्धांत, और जो ये भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर थे ये सूर्य सिद्धांत के जैसे ही सामान्य सिद्धांतों का पालन करता है। नेक्स्ट है बी अ साइंटिस्ट। देखो मेघनाथ साहा 1893 टू 1956। मेघनाथ साहा was a pioneering astrophysicist of India who studied stars and their temperatures and developed a mathematical equation famously known as the Shah equation। कि मेघनाथ साहा भारत के अग्रणी खगोल भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तारों का उनके टेम्परेचर को स्टडी किया और एक मैथमेटिकल इक्वेशन
को डेवलप किया, जिसे फेमसली हम किस नाम से जानते हैं, साहा समीकरण के नाम से जानते हैं। द साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन कोलकाता इज नेम्ड आफ्टर हिम। कोलकाता में है जो साहा, ठीक है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स यानी साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, इसका नाम है उन्हीं के नाम पे रखा गया है। ही वॉज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी, और वो कैलेंडर सुधार समिति के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है 11.3 आर फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, कि क्या जो त्योहार हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना से जुड़े होते हैं। Many Indian festivals are tied to the phases of the moon and hence are based on either lunar or lunisolar calendars, कि बहुत से इंडियन फेस्टिवल्स हैं वो मून के फेसेस पे बेस हैं, इसलिए वे या तो चंद्र कैलेंडर यानी कि लूनर कैलेंडर या लूनी सोलर कैलेंडर पर बेस होते हैं। फॉर इंस्टेंस दिवाली फॉल्स ऑन द न्यू मून ऑन द मंथ ऑफ कार्तिक, Holi on the full moon of Fagun, Budh Purnima on the full moon of Visak. Eid ul Fitr is celebrated after sighting the crescent moon at the end of the month of Ramzan, while Dashera is celebrated on the 10th day in the month of Ashwin. तो देखो क्या कह रहा है, देखो आपने मोस्टली फेस्टिवल्स देखे होंगे, वो कहीं ना कहीं कोई अमावस्या पे, कोई कार्तिक, कोई पूर्णिमा के दिन आता है, तो वही कह रहा है। उदाहरण के लिए, ठीक है, जो दिवाली है, दिवाली कब आती है, कार्तिक महीने की अमावस्या पर। होली आती है फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को। बुद्ध पूर्णिमा आती है विशाख महीने की पूर्णिमा को। ईद उल फितर है वो रमजान महीने के एंड में चांद दिखने के बाद मनाई जाती है, और जबकि दशहरा है आश्विन महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। Hence, they occur on different dates in the Gregorian calendar in successive years. इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये त्योहार हर साल अलग अलग डेट पर पड़ती है ना। आपने देखा होगा कभी भी ये त्योहार सेम डेट पे नहीं होती, अलग अलग डेट पे होती है। बट ये है कि जैसे दिवाली है कार्तिक महीने की अमावस्या को आता है, तो हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या को ही आएगा। तो देखो ये लड़का क्या कह रहा है, वाई डू मोस्ट इंडियन फेस्टिवल्स फॉल ऑन डिफरेंट डेट्स एवरी ईयर, कि मोस्टली जो भारतीय त्योहार होते हैं वो अलग अलग डेट पर ही हर साल क्यों आते हैं। फॉर फेस्टिवल्स बेस्ड ऑन लूनिसोलर कैलेंडर्स द ग्रेगोरियन कैलेंडर dates can shift, but this shift is typically less than a month, कि लूनी सोलर कैलेंडर पर बेस्ड त्योहारों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के डेट बदल सकती हैं, लेकिन ये चेंजेस आमतौर पर एक महीने से कम होता है। दिस इज बिकॉज द लूनी सोलर कैलेंडर्स एट द इंटरकैलेरी मंथ एवरी फ्यू डेज विच करेक्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द लूनर एंड द सोलर ईयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लूनी सोलर कैलेंडर हर कुछ सालों में एक एक्स्ट्रा महीना अधिक मास जोड़ते हैं, जिससे चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच का अंतर ठीक हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट प्योरली लूनर कैलेंडर्स डू नॉट अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस। इसके कॉन्ट्रास्ट, इसके अपोजिट देखें अगर, इसके विपरीत केवल चंद्र आधारित कैलेंडर इस डिफरेंस को एडजस्ट नहीं करते, ठीक है, इसे समायोजित नहीं करते। Any festival celebrated according to the phases of the moon, such as Eid ul Fitr, therefore can occur in different months of the Gregorian calendar year after year. इसलिए चंद्रमा के फेज के, ठीक है, चंद्रमा के फेज के बेस पर मनाए जाने वाले त्योहार जैसे कि ईद उल फितर ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर साल अलग अलग महीने में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है अ स्टेप फर्दर, एक कदम आगे। फ्यू फेस्टिवल्स इन इंडिया, कुछ त्योहार इंडिया में, लाइक मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, बैसाखी, पोइला बैसाख एंड पुथांडू फॉलो अ सोलर साइडेरियल कैलेंडर। ये फॉलो करते हैं किसे, सोलर साइडेरियल कैलेंडर को। These festivals happen on almost the same date every year in the Gregorian calendar, which is based on the tropical year. ये त्योहार हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर में लगभग एक ही डेट पर आते हैं जो ट्रॉपिकल ईयर पर बेस है। A long time ago, बहुत टाइम पहले ये फेस्टिवल were tied to either a solstices or an equinox, कि बहुत टाइम पहले ये त्योहार या तो
सोल्स्टिसिस या एक्विनॉक्स से जुड़े होते थे। Due to the small difference in the sidereal and tropical years, the dates of these festivals slowly shift away from the solstices equinoxes। और छोटे छोटे आप क्या कह रहा है कि स्मॉल डिफरेंस की वजह से, किसमें, साइडेरियल एंड ट्रॉपिकल ईयर में डिफरेंस की वजह से इन त्योहारों की जो डेट्स है वो धीरे धीरे क्या है, खिसकती जाती है। This shift is due to slow wobble of the Earth's axis similar to the movement of the axis of a wobbling top। ये बदलाव पृथ्वी की धुरी के धीमे डगमगाने के कारण होता है, जो एक घूमते हुए लट्टू की धुरी के डगमगाने जैसा है। This causes the dates of festivals based on the sidereal calendar to move ahead in tropical calendar। इससे नक्षत्रीय कैलेंडर, ठीक है, जिसे हम साइडेरियल कैलेंडर कहते हैं, उस पर बेस जो फेस्टिवल्स की डेट्स हैं वो ट्रॉपिकल कैलेंडर में आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मकर संक्रांति मूव्स अहेड बाय 1 डे एवरी 71 ईयर्स। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति है हर 71 साल में एक दिन आगे बढ़ जाती है। एवर हर्ड ऑफ The dates of many Indian festivals are based on the exact lunar phase at sunrise। कि बहुत से भारतीय त्योहारों की जो डेट है वो सूर्योदय के समय चंद्रमा की एग्जैक्ट जो सटीक अवस्था पर आधारित होती है। As sunrise occurs earlier in eastern India and later in western India, these dates can also shift by a day between these regions even in the same year। क्योंकि सनराइज है वो होता है पहले कहाँ पे, पूर्वी इन भारत में, ठीक है, और लेट होता है कहाँ पे, पश्चिमी भारत में। इसलिए एक ही साल में भी इन क्षेत्रों के बीच त्योहारों के डेट एक दिन का अंतर क्या है, दिखा सकती है। To maintain uniformity throughout the country, the Positional Astronomy Center of the Government of India annually publishes the Rashtriya Panchang, a detailed calculation of the positions of celestial objects such as the moon and the sun for a central location in India। तो आप क्या कह रहा है कि पूरे देश में समानता बनाए रखने के लिए भारत सरकार का पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर हर साल जो नेशनल पंचांग प्रकाशित करता है, आपने देखा होगा ना पंचांग, उसको प्रकाशित करता है। और चांद और सूर्य जैसे जो कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पोजीशंस को विस्तृत गणना करके राष्ट्रीय कैलेंडर तैयार करता है, ठीक है। Based on these calculations, it provides an advance intimation on dates of festivals to Government of India for holiday declaration। और बेस किस पे, इन इन कैलकुलेशंस के बेस पर ही ये त्योहारों की, फेस्टिवल्स की जो डेट है उनकी जानकारी भारत सरकार को छुट्टियों की घोषणा के लिए देता है। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने सुना है, द मून एंड मूनलाइट हैव इंस्पायर्ड राग्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। कि चंद्रमा और चांदनी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में कई रागों को प्रेरित किया है, ठीक है। देखते हैं हम, चंद्रकौंस, चंद्रनंदन एंड शुभ पंथु वराली, विच ऑल्सो मीन्स ऑस्पियस मून, जिसका मतलब है शुभ चंद्रमा, are a few rags that display the moon's imagery in their names and melodic expressions। कुछ ऐसे राग हैं जिनमें चंद्रमा की छवि उनके नामों और स्वर लहरियों में दिखाई देती है। सिमिलरली, इसी प्रकार मुद्राज, हैंड गेस्टर्स फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह से क्या कह रहा है वो, जैसे मुद्राज, मुद्राएं होगी, हैंड गेस्टर हो गया, ठीक है, जैसे कि चंद्रकला एंड अर्धचंद्रन रिलेटिंग टू द मून कैन बी फाउंड इन इंडियन क्लासिकल डांस भरतनाट्यम। इसी तरह भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम में चंद्रमा से रिलेट रखने वाली क्या है, मुद्राएं हैं, ठीक है। हैंड गेस्चर्स मतलब हाव भाव जैसे चंद्रकला और अर्धचंद्रन भी पाई जाती है। द सेम इज ट्रू फॉर अदर डांस फॉर्म्स। ऐसे ही ये ट्रू है बाकी डांस फॉर्म के लिए, जैसे कि कथक, ओडिसी एंड कुचिपुड़ी। इवन द ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल्स, और इवन दैट कि जो कुछ पारंपरिक पेंटिंग स्टाइल हैं जैसे कि मधुबनी, वारली एंड
अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, और बाकी आर्ट के जो फॉर्म है सच एज स्कल्पचर एंड पोट्री अमंग। और देखो क्या कह रहा है कि ये तो हमने क्या बता दिया, ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल कही है, ठीक है। अब कुछ स्कल्पचर्स भी बता रहा है वो, ठीक है। तो जिनमें क्या है, सोरा, गोंड and other tribes invoke depictions of the moon and the sun prominently, implying their significance in daily life। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जैसे कि बाकी की ये है सोरा, गोंड और बाकी जो ट्राइब्स की कला होगी, ठीक है, जो हमारी पोट्री की है मूर्ति कला होगी, या मिट्टी के जो बर्तन भी, वो भी सूरज और चांद के जो इनकी जो चित्रण है उनको प्रमुखता से दर्शाते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में उनकी उनका क्या सिग्निफिकेंस है उसको शो करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 11.4 व्हाई डू वी लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन स्पेस, कि हम स्पेस में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उनको क्यों लॉन्च करते हैं। द मून इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट, कि जो मून है वो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट, ठीक है, जो क्या कर रहा है, हमारे प्लैनेट की परिक्रमा करता है। बिसाइड्स द मून मैन मेड सैटेलाइट्स सेंट बाय वेरियस कंट्रीज आल्सो ऑर्बिट द अर्थ। चंद्रमा के अलावा कई देशों द्वारा भेजे गए जो मैनमेड सैटेलाइट्स हैं वो भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। These artificial satellites appear as tiny specks moving in the night sky। और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ये हमें दिखाई देते हैं रात में, रात के आकाश में छोटी छोटी चलते हुए बिंदुओं जैसे दिखाई देते हैं। Most orbit about 800 kilometer above Earth's surface and take roughly 100 minutes to complete one orbit। और ज़्यादा जो उपग्रह हैं पृथ्वी की सतह से लगभग 800 किलोमीटर और ऊपर क्या करते हैं, वो परिक्रमा करते हैं, और एक चक्कर पूरा करने में लगभग 100 मिनट लेते हैं। These satellites help us in many ways like communication, navigation, weather monitoring, disaster management and scientific research। इनका जो हम क्या कह रहा है ये कि ये सैटेलाइट हमें कई तरीके से मदद करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन में हो गया, ठीक है, नेविगेशन में हमें मौसम का निरीक्षण करना है, या कोई भी डिजास्टर हो जाता है उसकी मैनेजमेंट में, और क्या है वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च में। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा इसरो है हैज लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट दैट सपोर्ट दिस एक्टिविटीज, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का नाम सबने सुना है, तो ये इसरो की ही फुल फॉर्म है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कई ऐसे बहुत सारे क्या है सैटेलाइट्स को क्या किया है, लॉन्च किया है, जो इन एक्टिविटीज में क्या करता है, हमें मदद करता है। अब देखो लड़की क्या कहती है, When I look at the night sky in early evening, कि जब मैं अर्ली इवनिंग में ठीक है, क्या कह रहा है, कह रही है कि मैं देखती हूँ नाइट टाइम में, ठीक है, नाइट स्काई को। आई सी सम मूविंग स्टार्स, मुझे कुछ स्टार मूव करते दिखाई देते हैं, वो क्या है, इज दियर मोशन ऑल्सो पीरियडिक, क्या उनका मोशन है वो भी क्या है, पीरियडिक है, ठीक है। नेक्स्ट है आवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारी वैज्ञानिक विरासत। The Cartosat series of satellites launched by ISRO capture high-quality images of the Earth to improve maps, plan cities and handle natural disasters in India। इसके द्वारा, ठीक है, प्रक्षेपित कार्टोसैट सैटेलाइट श्रृंखला है पृथ्वी की जो हाई, ठीक है, हाई क्वालिटी वाली इमेजेस को लेती है, ठीक है, जिससे क्या है मानचित्रों में, मैप में सुधार, शहरों की जो प्लानिंग है, और भारत में जो नेचुरल डिजास्टर्स है उनको संभालने में मदद मिलती है। वन सच मैपिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक ऐसा ही मैपिंग प्लेटफॉर्म है भुवन, यूजेस दीज इमेजेस टू शो, वो यूज करता है इन इमेजेस का क्या शो करने में, ठीक है, वो क्या करने में शो करेगा, वो करेगा ट्रेंड, सॉइल, लैंड यूज, वेजिटेशन एंड मोर, जो भूभाग, मिट्टी, जो भूमि उपयोग, वनस्पति, ठीक है, वेजिटेशन आदि दिखाने के लिए करता है। जो एस्ट्रोसैट है दूसरा इसरो मिशन है
मेक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टार्स एंड अदर कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। एस्ट्रोसैट है जो इसरो का एक और मिशन है, जो तारे हैं और बाकी के जो भी हमारे बाकी के जो होते हैं ना कॉस्मिक ऑब्जेक्ट हैं, उनको वो क्या करता है, उनकी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करता है। इंडियाज अदर स्पेस मिशन इंक्लूड, और इंडिया का जो बाकी मिशन है, ठीक है, अंतरिक्ष मिशन में है, जैसे कि चंद्रयान 1, 2 एंड 3 टू द मून, आदित्य L1 टू स्टडी द सन, एंड मंगलयान टू मार्स। तो भारत के जो बाकी अंतरिक्ष मिशनों में चंद्रयान 1, 2 एंड 3 ये मून के लिए, और आदित्य L1 ये सन के स्टडी के लिए, एंड मंगलयान मंगलयान मंगल के लिए शामिल है। इसरो ऑल्सो लेट्स इंडियन स्टूडेंट्स बिल्ड एंड लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट्स सच एज। इसलिए भारतीय बच्चों को भी छोटे उपग्रह बनाने और लॉन्च करने का क्या देता है, ये अवसर देता है, जैसे कि आजादी सेट, इंस्पायर सेट 1 एंड जुगनू। ठीक है, ये हमारे क्या है, सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 11.4 लेट अस आइडेंटिफाई। आइए आइडेंटिफाई करते हैं। Spotting an artificial satellite is a night sky watching activity like we have done previously। कि कृत्रिम उपग्रह को देखना एक रात के आकाश को देखने वाली एक्टिविटी है, जैसे कि हमने पहले किया है। जस्ट बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट गो टू अ लोकेशन accompanied by an adult that has a clear view of the sky without any obstruction of trees or tall building। कि जस्ट बिफोर सनराइज क्या कह रहा है कि सनराइज से पहले या सनसेट के बाद ऐसी लोकेशन पे जानी है, किसी एडल्ट का साथ लेकर, ठीक है, ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे बिल्कुल क्लियर व्यू दिखे आपको आसमान का, बिना किसी रुकावट की, कोई ट्री या बिना किसी बड़ी बिल्डिंग की। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। टू आइडेंटिफाई satellites in the sky, look for any moving object in the sky that appears as a point of light with steady or flickering brightness and is moving very fast across the sky। आकाश में सैटेलाइट्स की पहचान करने के लिए किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को देखें जो एक लाइट बिंदु जैसा दिखाई देता हो, जिसकी रोशनी आपको कैसी दिखाई दे, ठीक है, जिसकी रोशनी स्टेडी हो, स्थिर हो या टिमटिमाती हो, और जो आकाश में बहुत तेजी से चल रहा हो। यू कैन सी देम विद द नेक्ड आई और विद, ठीक है, आप इसको क्या कह रहा है, आप इसको अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो, ठीक है, और या किससे कर सकते हो, बनिक्यूलर से, ठीक है, बनोक्यूलर से भी आप क्या इसको देख सकते हो, यानी कि जिसको हम बोल देते हैं दूरबीन की मदद से। यू मे यूज मोबाइल एप्स और वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ सैटेलाइट्स विजिबल इन योर लोकेशन एंड व्हेन दे विल बी पासिंग अबव यू इन द स्काई। आप मोबाइल ऐप हो गए या वेबसाइट हो गया, उसका यूज कर सकते हैं जो आपके एरिया में दिखने वाले सैटेलाइट और उनके ऊपर से गुजरने की क्या है, जानकारी देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप फर्दर, एक कदम आगे। A lot of artificial satellites are being sent up in space by many countries। कि कई देश बहुत से artificial satellite हैं उसको अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। After their useful life, many of them and their rocket parts become space junk और space debris। अपना उपयोगी जीवन पूरा करने के बाद उनमें से कई और उनके रॉकेट के हिस्से अंतरिक्ष कचरा या अवशेष बन जाते हैं, डेब्रिस बन जाते हैं। दिस डेब्रिस क्राउड स्पेस एंड कुड कोलाइड विद वर्किंग सैटेलाइट्स। और ये जो कचरा होता है अंतरिक्ष में भीड़ बढ़ाता है और क्या करता है, और जो काम करने वाले जो सैटेलाइट्स हैं उनसे क्या है, टकरा जाता है। While small debris burns up in the atmosphere when it falls towards the earth, the larger pieces can crash on ground। ठीक है, जब छोटा मलबा स्मॉल डेब्रिस होता है पृथ्वी की ओर गिरता है तो वो क्या है, एटमॉस्फेयर में जल जाता है, लेकिन बड़े टुकड़े जमीन पर गिर सकते हैं। कंट्रीज आर नाउ वर्किंग टुगेदर टू रिमूव दिस डेंजरस डेब्रिस। और जो देश अब मिलकर इस जो डेंजरस
डेब्रिस हैं, है ना, जो खतरनाक अंतरिक्ष मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। बी अ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बने। विक्रम अंबालाल साराभाई 1919 टू 1971, आपने इनका नाम सुना भी होगा। ठीक है, तो ये है विक्रम साराभाई, रिसर्चर इन स्पेस साइंस एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान और नाभिकीय भौतिकी के शोधकर्ता, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया है। He pioneered the effort to launch the first artificial satellite. उन्होंने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट प्रक्षेपित करने के प्रयासों की शुरुआत की। द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड इन, अब देखो इन्हीं के नाम पे भी क्या बना हुआ है, इनके नाम पे बना हुआ है स्पेस सेंटर। ठीक है, क्या नाम है, द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। कहाँ पे है ये, कहाँ लोकेटेड है, तिरुवनंतपुरम में। द इसरो सेंटर दैट डेवलप्स रॉकेट्स एंड लॉन्च व्हीकल्स टेक्नोलॉजी इज नेम्ड आफ्टर हिम। ठीक है, तो इनके नाम पे रखा गया है, जो रॉकेट और प्रक्षेपण यंत्र टेक्निक को डेवलप करता है, ये क्या है, इनके नाम पर रखा गया है। तो ये था हमारा आज के इस चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। अच्छे से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, बहुत सी इसमें मतलब होता तो हर चैप्टर में इम्पोर्टेंट, बट इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी आएगी जो आगे आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जैसे कि जीके का भी इसमें क्वेश्चन बनता है कि विक्रम अम्बालाल साराभाई है, ये कौन थे, इन्होंने क्या किया था, कि तिरुवनंतपुरम में जो स्पेस सेंटर है वो किसके नाम पर रखा गया है ना। तो काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जो काफ़ी अच्छे इसमें क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि हमने इसमें आपसे भी पूछ सकते हैं कि अलग-अलग जो फेस्टिवल्स है हर बार वो अलग डेट पर क्यों आते हैं, है ना? मेघनाथ साहा जी के बारे में तो आपने फर्स्ट टाइम ही सुना होगा, है ना? ये हम अभी सुनते हैं। तो ठीक अच्छे से पढ़िएगा, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।